भाजपा वाले कहते हैं कि 92% वाले हिंदू आबादी वाले उत्तराखंड में हरदा ने कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा की तो कभी जुम्मे की छुट्टी दे दी मुसलमानों को। इनके दादा झूठे, इनका बाप झूठे, इनका गोत्र झूठा, इनका वंशावली झूठी। आपको रामनगर पिछले इलेक्शन में उतारा गया। मैं लड़ना नहीं चाहता था 2022 का, तो लाल को भेज दिया तो मैं हारने के लिए लड़ा हूँ। लेकिन मैंने उस दिन भी लोगों से कह दिया था, मैंने कहा मैं इसके बाद भी हरीश रावत रहूँ। हरदा संजय के करीब रहे, राजीव के करीब रहे, इंदिरा जी के करीब रहे, लेकिन हरदा पीवी नरसिम्हा राव से हरदा की क्यों नहीं बनी? नरसिम्हा राव उत्तराखंड का काव। अच्छा, मतलब काव मतलब काल। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हरदा को प्रधानमंत्री के घर में घुसकर खरी खोटी सुनानी पड़ी और गाली दिया हरदा ने? वहाँ एक नारा था कि कातिल कौन जो दिल्ली में है मौन। हरदा जब पार्टी करते हैं तो माल्टा की पार्टी करते हैं, इसके पीछे कुछ आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब आप मुख्यमंत्री थे उस दौर में जो लोग आपके साथ थे मुख्य रूप से उत्तराखंड कांग्रेस के, वो अब कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जी के साथ चले गए हैं। अच्छी बात है, राजनीति के अंदर में टूरिज्म में रहना चाहिए। उमेश कुमार कौन है? उनकी कुंडली केवल भाजपा ने बनाई है, वो गुरु घंटाल हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो में देख रहा था पिछले दिनों का, तो उस वीडियो में उन्होंने जिक्र किया है कि हरीश रावत जी शायद मेरे से नाखुश रहते हैं या बनती नहीं है, इसलिए कई बार अड़चने डाल देते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, पत्नी का भाई एक तरफ। बिल्कुल। जब आप करण कहेंगे तो एक शब्द ऐसा लगता है जैसे जो है किसी ने मिश्री घोल करके डाल। आपके बड़े प्रिय रहे हैं हरीश धामी जी, वो अपने एक अलग रूप में थे और वो खुलकर दावेदारी कर रहे थे कि मुझे सीएलपी बनाया जाना चाहिए। समय आएगा एक दिन हरीश धामी भी सीएलपी भी होंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट। उनमें बहुत संभावना है, अपार शक्ति। आपके बाद किसका नाम आप लेंगे जिनका कार्यकाल अच्छा रहा, बेहतर रहा? आप मुझको नोटिस दिलवा दोगे कोई मुझे कल? नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी और आप देख रहे हैं फ्री प्रेस लाइव। और आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं जो 2 बार के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, कभी इंदिरा के लाडले तो कभी राजीव और संजय के करीबी में से गिने गए। वो जो जिनकी बेबाकी की वजह से उन्हें हरदा कहा जाने लगा, वो हरदा जिन पर भाजपा ने लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने और जुम्मे के दिन छुट्टी करने का आरोप लगाया, वो हरदा जिन्होंने हमेशा सनातन से भाजपा का ट्रेडमार्क हटाने की बात कही, ऐसे हरीश रावत का हम स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, मैं नीलांजन तिवारी और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा और इनका तजुर्बा मेरे जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा का है। मैं अगर गलत ना हूँ तो सर अर्धशतक लगा लिया है अपने राजनीतिक करियर में अपने। तो 57 साल। हाँ जी, 57, ये 57 थी। 57, हाँ बताइए। तो मैं अगर विकिपीडिया के हिसाब से अगर चलूँ तो 76 साल के हरदा, प्रेम से हरीश रावत जी को हरदा कहते हैं और मैं अगर इजाज़त हो तो हरदा आपको कहूँ? आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं हरदा से जो 76 साल के हरदा हैं उनको 26 साल पहले ले जाना चाहूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी। यूँ तो जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो उस समय भी मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन था। एक रामलाल जी थे, एक हमारे दूसरे साथी पत्रकार थे निरंजन साहब, उनसे मेरा ताल्लुक था और वो वामपंथी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग। अच्छा। बल्कि रामलाल जी हाथी चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ते थे, इस्टेब्लिशमेंट को चुनौती देते। अच्छा। तो उन लोगों से मेरा उठना बैठना वैचारिक आदान प्रदान होता रहता था। और पहली बार मैंने जब छात्र यूनियनों पर बैन लगा दिया था चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसके खिलाफ अपने कॉलेज का घंटा बजा करके जुलूस निकाल दिया था पर बाजार के अंदर। अच्छा। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो वहाँ NSY के
छात्र नेताओं से, वामपंथी विचारधारा के छात्र नेताओं से मेरा संपर्क बना। और 1969 में जब इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स एबॉलिश किए, जमींदारी उन्मूलन किया, तो उस समय एक ज़बरदस्त क्रेज युवाओं में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए बना था। और हम छात्र संघ की तरफ से इंदिरा जी को लखनऊ विश्वविद्यालय में आमंत्रित करने के लिए गए थे। अच्छा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय मतलब कैनिंग कॉलेज जो मेन कैंपस था, वहाँ आमंत्रित करने गए। और उत्तर प्रदेश में संबित सरकार थी, TN सिंह चीफ मिनिस्टर थे, एंड दैट वाज गाइडेड बाय राजनारायण सिंह जी बैठे रहते थे, वो चलाते थे सरकार को। तो हम आमंत्रित कराए, इंदिरा जी ने हाँ भी कह दिया। जब हमने आकर के प्रेस को बताया और हाईलाइट हुआ कि इंदिरा जी आएंगी, तो राजनारायण जी ने कह दिया कि इंदिरा गांधी यदि लखनऊ की धरती में आई हैं, उनको उतरने नहीं दिया जाएगा, पवित्र नहीं करने दिया जाएगा, अपवित्र नहीं करने दिया जाएगा। TN सिंह की गवर्नमेंट थी ना, संबित की गवर्नमेंट। खैर इंदिरा जी को हमने सब जानकारी दी, हमने कहा नहीं हमारी तैयारी पूरी है। अच्छा। और कैंपस में बुलाया उनको, राजनारायण जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मुलायम सिंह जी इत्यादि, तो उस समय जरा छोटे वर्कर थे उनके। इन लोगों को सबको हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बंद कर दिया। अच्छा। ये वहाँ रोकने के लिए आए, ये तो बड़े समाजवादी हैं। तो इनको कमरों में हमने कैद कर दिया, और ताकि ये दूसरे दिन वहाँ फील्ड में आकर के गड़बड़ न कर सके। तो आधे समाजवादी लोग जो है हमने कमरों में कैद करके ताले लगा दिए, उसमें जड़ दिए। जो रह गए बाकी उनको बोरों के टाँट के बड़े बड़े वो बनाए हमने, और उन टाँट के उनमें हुइया हुइया करके झूला झुलवा दिया उनको। और लास्ट में 100-150 लोगों को, तो हमारी छात्रों की अच्छी ब्रिगेड थी। इंदिरा जी आई, 45 मिनट एडजस्ट किया और वापस की। तो अखबारों ने लिखा वो आई और जीत कर चली गई। तो हाँ, तो तब मैंने वहाँ से हमने युवक कांग्रेस ज्वाइन की थी। अच्छा, तो वहाँ से 1969 तो वहाँ से ज्वाइन किया। तब से कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेसी हैं। और इस बात की खुशी है कि निरंतर अविरल तरीके से हमारी जीवन गाथा राजनीतिक कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पहला चुनाव नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी है। पहला चुनाव आपने कब लड़ा? पहला चुनाव मैंने 1971 में ब्लॉक प्रमुख का लड़ा, ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख का। जीत गया मैं चुनाव, लेकिन बाद में उम्र के पेच पे फंस करके 1.5 साल के बाद मैं हट गया। लेकिन तब तक मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। अच्छा। बल्कि प्रदेश में महामंत्री भी था, प्रदेश और जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। क्योंकि युवक कांग्रेस की जो धारा थी वो हमारे सब पुराने साथी थे। तो मैं युवक कांग्रेस में हमारा अच्छा दखल था। तो होते होते 1980 में इंदिरा जी ने लोकसभा का टिकट दे दिया। बल्कि 77 में विधानसभा का टिकट मिला था, वो कट गया किसी कारण पर। किसी ने झूठा एफिडेविट पेश कर दिया कि हरीश रावत नाम के व्यक्ति ने, तो हरीश सिंह रावत नाम के व्यक्ति ने, उस समय यूथ लीडर क्विट्स कांग्रेस आया था। अच्छा। तो वो हरीश सिंह नाम का एक दूसरा व्यक्ति था मेरे आइडेंटिकल। तो केसी पंत जी ने वो पेश कर दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में। तो मैंने भी, क्योंकि उस समय लड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं, तो पार्टी ने पहले दे दिया था। मैंने कहा भाई थैंक यू। जब काट दिया मैंने भी थैंक यू कहा, जिसको दिया उसका हमने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इंदिरा जी के दिमाग में था कि ये गलत तरीके से कटवाया गया इसका टिकट, क्योंकि हमने उनको बाद में प्रमाण दिखाया। हमने कहा ये तो दूसरा हरीश सिंह रावत है, मैं तो हूँ नहीं। अच्छा। तो इंदिरा जी को बड़ा बुरा था उस बात का। तो फिर पहाड़ वाले जब 80 में मुझको लोकसभा का टिकट मिल गया, फिर मेंबर पार्लियामेंट हो गया। पहाड़ वाले जब इस किस्से को याद करते हैं तो कहते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर लॉबी हावी थी, इस वजह से केसी पंत साहब ने टिकट कटवा दिया था हरदा का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ थोड़ा बहुत तो रहता ही है राजनीति के अंदर। और उनको, हम उनके साथ नहीं थे ना, हम संजय जी की स्ट्रीम से आए थे। तो वो उस समय के वहाँ के कांग्रेस के छत्रप थे भाई। उनका बहुगुणा जी और नरेंद्र तिवारी जी, तीनों का
उस समय वर्चस्व था। बल्कि 3 बार में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया और 3 बार रेस्टोर हुआ। तो हर नेता एक आध बार हटाता था, फिर बन जाता था, फिर दूसरा नेता लग जाता था अपने चेले को बनाने में, लेकिन अनुतोगत्वा मैं ही बना रहा। जब आप ये बात बता रहे हैं तो मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि हरदा संजय के करीब रहे, राजीव के करीब रहे, इंदिरा जी के करीब रहे, लेकिन हरदा पीवी नरसिम्हा राव से हरदा की क्यों नहीं बनी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा नेतृत्व के साथ रहा और संजय जी के साथ, गांधी नेहरू परिवार के साथ, जिसके साथ गांधी नेहरू परिवार उसके साथ हम। और पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए जब सोनिया जी ने हाँ कह दिया तो हम पीवी नरसिम्हा राव वाले हो गए, और जब कुछ और गड़बड़ होगी तो हम। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हरदा को प्रधानमंत्री के घर में घुसकर खरी खोटी सुनानी पड़ी और गाली दिया हरदा ने पीवी नरसिम्हा राव जी को? वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दिनों में रामपुर तिराहे पर मुजफ्फरनगर में मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने, जो यूपी गवर्नमेंट थी, उसने हमारे लोगों को रोका और हमारी महिलाओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था और हमारे कई लोग शहीद हुए थे, गोलियां चली थी, एक के बाद एक गोलियों का घटनाक्रम हुआ था। तो पूरा उत्तराखंड बड़ा उद्वेलित था। और केंद्र में हमारी सरकार थी। उत्तराखंड के लोगों के दिमाग में यह था कि केंद्र सरकार क्यों उनको मुलायम सिंह को सहन कर रही है। तो वहाँ एक नारा था कि कातिल कौन जो दिल्ली में है मौन, मतलब नरसिम्हा राव जी के लिए। उत्तराखंड का कातिल न उत्तराखंड का नरसिम्हा राव, उत्तराखंड का काव। अच्छा, मतलब काव मतलब काल, गॉड ऑफ डेथ। तो ये इस तरीके के नारे लगते थे। तो हम गए, हमने नरसिम्हा राव जी से बातचीत किया। हमने कहा जब आप क्या, मैं तो उनका वर्किंग हैंड था सेवा दल का, उसके रूप में मैंने कहा ये तो मेरा इस्तीफा है, और लेकिन जो है आपने बहुत महापाप कर दिया है जो उत्तराखंड के उनके साथ हुआ है, जो हमने कभी कल्पना नहीं की। वो ये कहा, लेकिन वो खुद बहुत आहत थे उस घटना से, जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, उससे बहुत आहत थे। और उन्होंने कहा मैं सब चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लाओ, कुछ लोग आओ, बात करो, जो उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कोई समाधान निकालो। ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक स्थिति तो ये आ गई थी कि वो यूनियन टेरिटरी यूनिलैटरली घोषित करने के लिए तैयार थे। अच्छा। मगर उस समय के जो राज्य आंदोलन का नेतृत्व था वो तैयार नहीं था। वो कहता था नहीं, हम तो रोटी मांग रहे हैं, तुम पाव रोटी दे रहे हो। वो तैयार नहीं था। तो सिंधिया जी के साथ आपने बैठक में बात रखी, फिर उसमें नरसिम्हा राव और उनके साथियों ने? सिंधिया जी ने हमारी बड़ी मदद की। हाँ, तिवारी जी ने विशेष तौर पर जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कांग्रेस छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं थी भी, तो कलकत्ता अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया गया, राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा बनाया गया, और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया था जो है सिंधिया साहब, माधवराव सिंधिया जी ने। हमारी दोस्ती में समझिए, प्यार में समझिए, उन्होंने और जितेंद्र प्रसाद जी ने उस प्रस्ताव को राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा बना दिया कि कांग्रेस छोटे राज्यों के पक्षधर है, यदि विधानसभाएं एग्री प्रस्ताव करती हैं तो ऐसे छोटे राज्य बना दिए जाने चाहिए। ये प्रस्ताव ले आए। तो वो प्रस्ताव जो है केसरी जी उस समय प्रेसिडेंट थे। अच्छा। वो किसी भी रूप में बिहार का विभाजन नहीं चाहते थे, वो विरोध में थे। इत्तेफाक से उस समय वो फॉरेन डेलीगेट से मिलने के लिए गए और उस समय वो प्रस्ताव पास हो गया उनके। हमने टैक्टिकली वो पास करवा दिया। और जब वो पास हो गया और सब फ्रेश हो गया, तब उनको मालूम पड़ पाया, बड़े नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। उसको बल्कि कैसे निगेट किया जाए उस पर भी उन्होंने लोगों से चर्चा की, लेकिन उनको ये बताया गया कि ऐसा करोगे तो माधवराव सिंधिया का उनका अपना एक वर्चस्व था, और जितेंद्र प्रसाद जी थे, वो थे, मीरा कुमार जी उस समय प्रोजाइड कर रही थी। अच्छा। उनकी एब्सेंस में। तो ये सब लोगों का अपना। एनडी तिवारी जी का क्या दिखता है इसमें? एनडी तिवारी जी ये लोग पक्ष में नहीं थे। इन लोगों ने तो उस प्रस्ताव में, जो हमने मौलिक रूप से प्रस्ताव रखा था अपने पीसीसी मेंबर्स की तरफ से, डेलीगेट्स की तरफ से, उसमें दस्तखत नहीं किए थे। इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। अच्छा। हाँ, उसमें केवल जो हमारे साथी सहयोगी थे उनके दस्तखत थे, लेकिन वो ऐतिहासिक प्रस्ताव ने
नेशनल कंसेंसस बना दी राज्यों के पक्ष में। जब कांग्रेस राज्य के पक्ष में आ गई तो जो छोटे दल थे, मुलायम सिंह, बीएसपी आदि आदि, उनको लगा यार भाजपा भी चाहती है, ये भी चाहते हैं, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दियो हम खामखा जो है वो बन जाएंगे। तो उन लोगों ने भी फिर सहमति बन गए। उसी सहमति के आधार पर उत्तराखंड राज्य भी बना, ये 2 छोटे राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 राज्यों का। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। मैं सराहनत हूँ अपने दिवंगत दोस्त माधवराव सिंधिया जी के प्रति। ये उनकी हिम्मत थी कि ये बन पाया, और जितेंद्र प्रसाद जी का दिमाग था, उनकी शक्ति थी। जब से मैंने हरीश रावत जी को जानने की कोशिश की और समझ आई, तो मुझे एक चीज़ दिखा, जैसा आप अभी बता रहे हैं कि आपने उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बढ़ाने और बचाने की हमेशा बात की है। मैं आपके फेसबुक पोस्ट जब देखता हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी नेता का पोस्ट देखता नहीं हूँ, लेकिन आपका पढ़ने का सी मोर का इसलिए मन करता है क्योंकि आप लंबी चीज़ें, कभी आप माल्टा की बात कर रहे होते हैं, कभी आप अपने उत्तराखंड के किन्हीं ऐसे व्यंजन की बात कर रहे होते हैं जो अब नहीं प्रचलन में है या विलुप्त हो रही हैं चीज़ें। आप खाली समय को भी बड़े अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो जब उत्तराखंडियत आप इतना प्रमोट करते हैं, आप वेशभूषा से लेकर सब कुछ, तो पहला मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को क्यों बनाया गया जो सपोर्ट भी नहीं किया था, जो साइन भी नहीं किया इस चीज़ पर? देखिए, आपको नहीं, पार्टी लीडरशिप का फैसला था, सोनिया जी का फैसला था, हमने उस फैसले को माना। और मेरा अपना मानना है कि सिस्टम के अंदर आप हैं, अपनी बात करिए, और उसके बाद जो फैसला लीडरशिप का होता है अनंतोगत्वा वही मानना पड़ता है। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2-2, 3-3 बार फैसले मेरे विरोध में हुए, मैंने उनको माना। नारायण दत्त जी ने जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए लगभग फाइनल हो गया था। बेंच सिंह कमीशन आया था, बेंच सिंह कमीशन ने रिकमेंड किया था मेरा नाम, और औपचारिकता थी खाली जो है। नारायण दत्त जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या करना है आप बताइए, या तो उन्होंने कहा मुझको ना, उन्होंने कहा मोहसिन जी का नाम लिया, तो उन्होंने कहा नहीं, और उससे तो नहीं होगा, आप जाना चाहें तो आप जाइए। तो नारायण जी ने कहा अच्छा मुझे को भेज दीजिए। बल्कि मैंने, जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, मैंने कहा आशीर्वाद तो आपको नरसिम्हा राव जी ने दे दिया, लेकिन ये आशीर्वाद आपको खड्ड में ले जाएगा और कांग्रेस को भी तोड़ेगा। आप, मैंने कहा कहाँ फंस गए? हाँ, आप, मैंने कहा तमिल ब्राह्मण के उसमें, मैंने कहा उत्तराखंडी ब्राह्मण, मैंने कहा उनके जाल में फंस गए हो, अब आप निकल नहीं पाओगे। चलिए, मैंने कहा आप चलिए, मैंने कहा आपने जो कुछ कर दिया। लेकिन हमने तब भी पार्टी का जो भी निर्णय था, हमने कभी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। 2002 में भी हमने स्वीकार किया, 2012 में स्वीकार किया। जिस आदमी का लेजिस्लेटिव अनुभव 1-1.5 साल का था और मेरा 18-20 साल का लेजिस्लेटिव अनुभव था, लेकिन हाँ मेरे ऊपर प्रेफरेंस दिया गया, मैंने तब भी स्वीकार किया। हमने कहा ओके फाइन, जो करें, और आज भी जो करें, हम जो करे वाले हैं, लेकिन अपनी बात हम कहते हैं। हमारा मानना है यदि आप अपनी बात नहीं कहते हैं तो आप पार्टी के साथ भी अन्याय करते हैं और अपने साथ भी अन्याय करते हैं। अपनी बात कहनी चाहिए और पार्टी की बात माननी चाहिए। कहते हैं कि जैसा आपने कहा कि आप अपनी बात कहते हैं, आपको रामनगर पिछले इलेक्शन में उतारा गया, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, आप रामनगर से गए तो, लेकिन शायद अपनी बात आप कह के गए थे क्या ऊपर आला कमान को कि यहाँ से उस शख्स को तो नहीं दिया जाना चाहिए जो मांग रहा है? नहीं, ऐसा किसी को दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, ये मेरा कभी सवाल नहीं था। मैं लड़ना नहीं चाहता था 2022 का, क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी हमारे, और मुझे लग रहा था कि इनकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में मैं आऊँगा तो लोग कह रहे थे ना, कई लोगों के साथी कहते थे कि यार हमारे लिए तो हम 2027 देख लेंगे। हाँ, 2022 नहीं, हम 2027 देख लेंगे। लेकिन चेहरा तो मैं जानता था कि कांग्रेस से 2022 छिन जाएगा तो 2027 की लड़ाई और कठिन हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा मैं उम्मीदवार नहीं, ताकि जब मैं उम्मीदवार नहीं रहूँगा तो ये कंटेंशन खत्म हो जाएगा। इनको लगेगा कि मामला ओपन है, सब लोग मिलजुल करके कांग्रेस को ले आएंगे, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पार्टी ने तो समिति का अध्यक्ष आपको बनाया। हुआ ये कि जब 52 टिकट बंट गए, तब अचानक एक दिन मुझसे कहा गया नहीं आपको तो लड़ना है चुनाव। प्रभारी ने कहा, प्रभारी के प्रभारी ने कहा, और लोगों ने कहा, सबने कहा। मैंने कहा मुझे अब तो कहाँ से लड़ूंगा, मैंने कहा सब जगह तो
जहाँ से मैं लड़ सकता था वहाँ से तो हो गया है, लोगों ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। मैंने कहा आखिरी धारचूला जहाँ से मैं एमएलए था, मैंने वहाँ के कैंडिडेट को ज़बरदस्ती कह दिया तुम फाइल करो। हरीश धामी जी को मैंने कहा, वो तो मैंने कहा जाते जाते भी कह रहा था आइए यहाँ छोड़ दीजिए और चक्कर में मत फंसी, लेकिन मैंने कहा मैं तो कर चुका, आप कहाँ से करूँ? तो उन्होंने कहा नहीं आपको लड़ना है। तो मैंने कहा भाई एक ही जगह से लड़ सकता हूँ, रामनगर। तो रामनगर 3 दिन मुझको उम्मीदवार बना करके रखा। चौथे दिन जब रामनगर में ऑफिस भी ले लिया था, सब तैयारी भी कर ली थी, जब वहाँ को जाने लगा मुझसे कहा नहीं लालकुआ से लड़ो। तो लालकुआ भेज दिया। अब लालकुआ नारायण दत्त जी का घर था। अच्छा। तो वहाँ बहुत सारे लोग सेंटिमेंटली नारायण दत्त जी से अटैच थे। अब एक धारणा लोगों की होती है, पब्लिक की धारणा बन जाती है कि नारायण दत्त जी का कोई विरोध जैसा नहीं था, लेकिन लोगों में धारणा हो जाती है कि भाई इनकी विरोधी है। तो एक चंक था वहाँ वोटर का जो ये मान करके चलता था कि ये नारायण दत्त विरोधी है। तो उनको लगा ये आज मौका है। और ये स्थिति को मैं समझ गया जब मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि लोग मुझको गुलदस्ता दे रहे थे मगर जिंदाबाद मेरी नहीं कह रहे थे, किसी और की कह रहे थे। तो मैं समझ गया। और जब जिसको उम्मीदवार घोषित किया था पार्टी ने, जब उसने बिल्कुल बाल फैला करके नाटक बिल्कुल क्रुद्ध रूप दिखा दिया, तो मैंने पार्टी लीडरशिप से कहा, प्रभारी से इनसे कहा, मैंने कहा मैं नहीं लड़ा हूँ भाई। हाँ तुमने मुझे कहाँ पटक दिया? मैंने कहा हारने के लिए तुम वहीं रह गए था। मैंने कहा बिल्कुल बना लिया, छोड़ो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसी को और बताओ। मैंने कहा मैं उसको कल अपना ये पेपर दे रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं नहीं लड़ रहा हूँ। लेकिन फिर अंत में एक सीनियर लीडर ने कहा तुम नहीं लड़ोगे तो कल अखबारों में छपेगा कि हरीश रावत रन अवे फ्रॉम लालकुआ, कांग्रेस की सारी संभावनाएं नष्ट, बिना चुनाव लड़े नष्ट हो जाएंगी। तो अनंतो कहता, मैंने कहा मैं हार रहा हूँ। तो मैं हारने के लिए लड़ा हूँ। अच्छा। हाँ मैं समझ गया था ना, खेल समझ में आ गया मेरे। जब खेल समझ में आ गया तो मैं समझ गया कि मैं यहाँ ये घेर घार करके ये चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। लेकिन चलो चलता रहता है जीवन में। लेकिन मैंने उस दिन भी लोगों से कह दिया था, मैंने कहा मैं इसके बाद भी हरीश रावत रहूँगा। हाँ तुम जिताओ हराओ कुछ भी करो, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं करो, और उसका कांग्रेस को नुकसान होगा। यदि मैं जीतता तो एक अच्छा अपोजिशन मैं देता, और बहुत सारी बातें होती हैं आदमी के ऊपर। 2017 से भी पीछे चली गई है उत्तराखंड कांग्रेस, उसका कांग्रेस को नुकसान हुआ अल्टीमेटली। लेकिन बहरहाल देखेंगे, व्यक्ति की ज़िंदगी में भी और पार्टी की ज़िंदगी में भी समय आते हैं, उसकी भरपाई करेंगे, आगे भी देखेंगे। 2027 में 2022 की कमी को पूरा करेंगे। जब राजनीतिक पार्टियों की बात आती है जो घर में होती हैं, तो हरदा जब पार्टी करते हैं तो माल्टा की पार्टी करते हैं, इसके पीछे कुछ कहानी है या नहीं। क्योंकि मैं 2021 में आपको बताऊं कि फरवरी मार्च का महीना था, मैं खुद आया था। एक बात बताऊं आपको, मैं प्रतिदिन औसतन 3-4 पोस्टें डालता हूं, जिसमें तो 2-1 ट्वीट और 2-3 पोस्ट डालता हूं, और हफ्ते में या 15 दिन में एक आध लेख भी डालता हूँ बड़ा लंबा सा इश्यूज पर, जिससे कुछ सोच जो होती है, ताकि एक चर्निंग स्टार्ट हो, एक डिबेट स्टार्ट हो, बात स्टार्ट हो। अपने व्यूज़ देता हूँ। मेरा एक मानना है, जिस धरती से आप आते हैं, जिस मिट्टी ने आपको बनाया है, उस मिट्टी के प्रति आपके कर्तव्य होते हैं। जब तक आप उस मिट्टी का हिस्सा नहीं बन जाते, तब तक आपको वो कर्तव्य निभाने चाहिए। तो मैं जिस उत्तराखंड से आता हूँ, उस उत्तराखंड के पास कई स्पेशलिटीज, कई विशेषताएं हैं जो दूसरे क्षेत्रों में नहीं। कई जैविक विविधताएं हैं वहाँ, कई तरीके के जो है सांस्कृतिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, व्यंजन हैं, खान पान है, प्राकृतिक भोज भी हैं, और जो है मानवजन्य जो पैदा किए हुए जैविक भोज है वो भी हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ को पिक करूँ जो चर्चा में नहीं है, मगर जिसका वहाँ की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। तो उसकी इकोनॉमी कैसे बूस्टअप होगी, मैं उसके लिए उन चीज़ों को अपने उसका हिस्सा बनाता हूँ। जैसे एक गेठी है, जिसको फ्लाइंग पोटैटो नाम दिया है गूगल बाबा ने, और कई गुण हैं उसमें।
वो 3 रुपया 4 रुपया किलो भी कोई नहीं खरीदता था, बल्कि हमारे गाँव का भतीजा था, उसके बहुत थी उसकी उसमें। मैंने कहा क्या करेगा? बोला भैंस को खिलाता हूँ इसको। मैंने कहा बाजार में क्यों नहीं देता? बोला इसको इसके जितना लाने जाने में नहीं लगता उतनी भी इसके भाव नहीं मिलता है। मैंने उसको एक तरीका निकाला, एक बड़ा निगेटिव तरीका निकाला प्रचार देने के लिए। कभी सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से भी होता है, कभी निगेटिव तरीके से भी होता है। मैंने निगेटिव प्रचार का तरीका निकाला और हालत ये रही कि मेरे उस वीडियो को करीब 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा और रातों रात वो फ्लाइंग पोटैटो जो है प्रसिद्ध हो गया। लोगों ने जानना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, व्हाट इज दिस फ्लाइंग पोटैटो, इज दिस गेठी। तो वो गेठी की कीमत जो है, जो 2-3 रुपया किलो नहीं बिकती थी, आज वो 50-60 रुपया किलो बिक रही है। इतना महंगा हो गया? इतना महंगी है आज उसने हज़ारों लोगों की इकोनॉमी पर असर पड़ गया। जैसे मडवे को पहले कोई नहीं कहता था, आ तो मडवा मोदी जी भी, आ तो मडवा में है मोदी जी, क्योंकि मोटे अनाज को यूएन ने जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन फूड ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है पौष्टिक आहार घोषित कर दिया। और ये जिस समय मैं राज्य मंत्री था और शरद पवार जी जो है कृषि मंत्री थे, उस समय हमने अप्लाई किया था कि मडवा, झोंगरा 2012 ये, हाँ, ये गंदम, कई ऐसे चीज़ें हैं, बाजरा इत्यादि, इनको पौष्टिक न्यूट्रिशियस फूड डिक्लेयर किया जाए। होते 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 वो प्रक्रिया में 2018 में वो न्यूट्रिशियस फूड डिक्लेयर हुआ। लेकिन मैंने उससे पहले ही मडवे को इतना उठा दिया था कि जो मडवा 4 रुपया 5 रुपये किलो नहीं बिकता था, वो मडवा हमारे यहाँ से 50-60 रुपये किलो तक आ गया। तो हमने उसकी जो क्वालिटीज़ थी, उन क्वालिटीज़ को इन्हांस किया। जैसे झुंगरा है और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कुलत है दाल, हमने उसकी वर्च्यूज़ लोगों को बताई। हमने कहा पथरी यदि कहीं नहीं गल रही है हमारी, तो कुलत की दाल का रस पियो और 1 महीने पियो, पथरी आपकी गायब हो जाएगी। तो लोगों को जितने पथरी के बीमार थे वो सब कुलत की दाल खोजने लगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का, माल्टे का भी इसी तरीके से प्रचार किया, क्योंकि माल्टा, हमारे वहाँ का जो माल्टा है वो अंग्रेज़ लेकर के आए थे स्कॉटलैंड से जो है। अच्छा। तो ये वो अब भी उसी जेनेटिक क्वालिटी का माल्टा है। ये किन्नू से अलग तरीके का वो है, इसमें कई तरीके के वर्च्यूज़ है। इसका जो बाहर का छिक्कल है, वो छिक्कल के साथ यदि आप इसका अचार बनाइए तो आप कई तरीके के जो है एंटीऑक्सीडेंट आदि जो कमियां हैं आपकी शरीर की, उसकी पूर्ति करता है। तो हम इन सब चीज़ों को मैं प्रचार में लाता हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर हफ्ते कम से कम अपने वहाँ के एक फूड को, एक वस्त्र को, एक उत्पाद को मैं प्रोमिनेंस में लाऊँ, चर्चा में लाऊँ जो है। तो मैं उसके ज़रिए हाउ आई कैन सर्व माई पीपुल, जिन्होंने मुझको यहाँ तक पहुँचाया, उनसे मेरा जुड़ाव बना रहे, इसके लिए मैं ये सब करता हूँ। आप जुड़ाव की बात करते हैं और आपका लगाव लोगों से है और वहाँ की चीज़ों से, उत्तराखंड के। लेकिन जब मैं आपके उस दौर को याद करता हूँ जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, उस दौर में जो लोग आपके साथ थे मुख्य रूप से उत्तराखंड कांग्रेस के, वो अब कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जी के साथ चले गए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। समय परिवर्तनशील होता है। लोग जो है एक घर में थोड़ी रहते हैं। लोग आजकल तो जो है भ्रमण करते रहते हैं। तो राजनीति के अंदर में टूरिज्म में रहना चाहिए। आज रोज हरीश रावत के पीछे क्या लगा पड़ा है, तो किसी और के पीछे लग करके अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं जो जहाँ जा रहा है उनके साथ जो है अच्छी बात है। और फिर प्रीतम सिंह इत्यादि हमारे राज्य के कांग्रेस के भविष्य हैं, तो वो राज्य के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह राज्य के भविष्य हैं, दूसरी तरफ मैं अभी आज एक खबर देख रहा था जिसमें जिक्र था कि हरदा का समय आ गया है। तो अभी कल आपने, आज रुड़की में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शायद, तो उसकी एक वीडियो मुझे कहीं दिखी। क्या समय आ गया है? उसमें लिखा था, टाइटल ये था वीडियो का कि हरदा का अब समय आ गया है। जो आगे वाला समय है 27 का, वो हरदा का है, ऐसा आपने बोला। उसी को इस बुढ़े में भी कुछ प्राण नजर आ रहे हैं, ये तो बड़ी बात है यार। 76 साल में भी लोग जो है मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मैं जो है ये। ऐसा क्या हुआ कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब हमारी जो यंग लीडरशिप है, परिवर्तन तो इन्हीं को लाना पड़ेगा। लेकिन मैं उनके लिए एक कॉस्मेटिक आइडिया का काम कर सकता हूँ। जरा
श्रृंगारिक विचार का काम कर सकता हूँ उनकी सोच को, उनकी समझ को फाइन ट्यूनिंग कर सकता हूँ, उनको एक रास्ता जिस पर चल रहे हैं उस रास्ते को कैसे और बेहतर तरीके से हम आगे पहुँच सकते हैं, उसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो अभी मैंने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले नहीं हैं, लेकिन अब जो प्रथम पंक्ति में है आगे तो उन्हीं को लड़ना पड़ेगा, जो आगे के फ्रंट वॉरियर हैं। मैं पीछे जो है हाँ बकअप करके शायद इसी वजह से आला कमान ने 2022 में इनडायरेक्ट तौर पर हरदा को नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी दी कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी हिचकिचाहट के साथ यहाँ से तो तय हुआ, फेस नहीं घोषित किया, यहाँ से तय हुआ, राहुल जी ने तय किया कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद जो है जब लेजिस्लेचर बनेगा तो जो निर्णय CLP लीडर का, सोनिया जी का होगा, वो सबको मान्य होगा, मतलब चीफ मिनिस्टर सोनिया जी और राहुल जी जो तय करेंगे वो होगा। तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं था, हम तो बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ से जाते जाते प्रभारी जी ने वहाँ जाते देवेंद्र यादव प्रभारी थे, उन्होंने संयुक्त नेतृत्व की बात कह दी। तो दिल्ली से देहरादून जाते जाते संयुक्त नेतृत्व हो गया। हमने भी झगड़ा नहीं उठाया। फिर वो पोस्टर इत्यादि में भी 4-5 चेहरे लगते थे, उसमें मेरा चेहरा बल्कि ऐसा पता नहीं कहाँ से फ़ोटो दिखी थी, वो फ़ोटो जो है एक रोनी सी फ़ोटो जो है मेरी भी लगी रहती थी। तो फिर जो है वो नेतृत्व वाला बात नहीं रही। और फिर रही सही कसर जो है, जो व्यक्ति का अपनी सीट का भरोसा नहीं हो रहा है, जब मुझको रामनगर से उठा करके वहाँ फेंक दिया गया लालकुआ, तो लोगों ने कहा अब तो गया मामला, तो गलत मैसेज संदेश गया। तो होता है लोगों को लगा यार ये तो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, तो उससे 2-4% का ऊपर नीचे। आजकल तो आप जानते ही अंतर कितना बड़ा मायने रखता है चुनाव के अंदर। एक और गलत संदेश था, वो गलत था या सही था ये तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज आप मेरे सामने हैं, कि भाजपा वाले कहते हैं कि 92% वाले हिंदू आबादी वाले उत्तराखंड में हरदा ने कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा की तो कभी जुम्मे की छुट्टी दे दी मुसलमानों को। भाजपा झूठों की पक्के अव्वल झूठे, बल्कि खानदानी झूठे, इनके दादा झूठे, इनके बाप झूठे, इनके भाई झूठे, इनकी माँ झूठी, इनका गोत्र झूठा, इनका वंशावली झूठी, ये बिल्कुल निहायत झूठे फ्रॉड है। मैंने ये कहा हो या कांग्रेस ने कहा हो, कांग्रेस के किसी नेता ने कहा हो कि हम आएंगे सत्ता में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किसी मुसलमान ने उत्तराखंड के हमसे मांगी नहीं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देश में नहीं की। मगर भाजपा के दिमाग में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पैदा हुई, वही उसके बाप है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पैदा करने वाले, और उन्हीं ने उसका फल काटने के लिए ये झूठ को बोला। और इस झूठ को भी जो है जब तक हमको मालूम पड़ पाया तब तक प्रधानमंत्री भी बोल चुके थे कि मैं तो तुमको गेहूं चावल मुफ्त में दे रहा हूँ और हरीश रावत जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है। क्योंकि अब वो जानते थे जब तक इसको हरीश रावत के साथ नहीं चिपकाएंगे तो ये झूठ असर नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने मुझको डिफंक्ट करने के लिए इस झूठ को मेरे चारों तरफ लपेट दिया। हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने को डिफेंड नहीं कर पाती। जितने जोर से उन्होंने झूठ बोला, कांग्रेस ने उतनी जोर से एकजुट होकर के इस झूठ को कंडेम नहीं किया, और आज भी कंडेम नहीं कर रही। मुझे तकलीफ इस बात की है कि नीचे से लेकर नेतृत्व तक आपका साथ नहीं दे रही है नहीं, इस चीज में। मेरा साथ की सवाल नहीं, कांग्रेस का साथ देना। हाँ। भाजपा के इस झूठ को कंडेम नहीं कर रहे। उनकी आंखों में आंख डाल करके कोई तो कहे कि मिस्टर मोदी तुमने झूठ बोला, उत्तराखंड के अंदर तुम झूठ बोल करके सत्ता में आए हो, तुमने ये झूठ बोला। और मैं कह रहा हूं ये झूठ बोला है। मैं उनके मुख्यमंत्री को कह चुका हूं कि झूठ बोला है, मुझ पर मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? और कोई ला दो, उस अखबार को दिखा दो जिसमें हमने बयान दिया हो, 10 लाख का इनाम घोषित कर चुका हूं। लेकिन न कोई ला रहे। तो भाजपा झूठ बोलने की, झूठ के
बाप है, ये झूठ के बाप है, बाप दादा सब कुछ है, और झूठ बोलते हैं, आँख बंद करके बोलते हैं और सब मिल करके बोलते हैं और जोर से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं और लोगों को विश्वास करवा देते हैं। उत्तराखंड के लोगों को इन्होंने छला है, ठगा है, ये ठग है, ठग। उत्तराखंड के जब लोगों से बात करो तो उनके मन में भी एक चिंता है, और जब मैं जो एक अदना सा लड़का 25 साल का 26 साल का हरदा के तजुर्बे को देखता है तो लगता है कि इंदिरा से लेकर राहुल खड़गे तक का सफर तय करने वाले हरदा का जो नेतृत्व है इतना बड़ा है, उसको फिर पार्टी के अंदर लोग, प्रदेश में लोग हल्के में कैसे उसको आंकने में कमजोरी कहाँ गलती कर रहे हैं? ये मेरा काम नहीं है, ये जिनको करना है ये उनको देखना है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, उत्तराखंड से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने, उन्होंने झूठ परोसा, आपने मेरे इतने साल की सामाजिक सेवा को उनके एक झूठ पर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आपने हमारे हाथ से पहल छीन ली। और मैं आज कह रहा हूं आपके इस पे जो है उत्तराखंड के जितने सवाल हैं अभी, राजधानी से लेकर के पलायन तक, रोजगार से लेकर के जन कल्याण तक, हाँ, और यहाँ की संस्कृति रक्षा से लेकर के जो है हमारे जलवायु परिवर्तन की लड़ाई तक, इन सब सवालों के समाधान की सोच समझ, एक रूपरेखा किसी के पास नहीं है। मुझे अफसोस ये है कि मैं वो सारी समझ को अपने साथ लेकर के इस दुनिया से चला जाऊंगा और उत्तराखंड जहाँ पर है वैसे ही रह जाएगा। ये समय होता है। तो जिस समय था उस समय उत्तराखंड ने भाजपा के झूठ में आकर के, इनके प्रोपेगेंडे में आकर के जो हमको रिजेक्ट किया, इन्होंने हमको रिजेक्ट नहीं किया, इन्होंने अपने अवसर को रिजेक्ट किया। हरीश रावत तो एक बार चीफ मिनिस्टर बन गया, 2 बार चीफ मिनिस्टर हो तभी चीफ मिनिस्टर, एक्स तो एक दिन होगा ना। हाँ, बल्कि हो सकता है पहले में इज्जत के साथ हो गया, दूसरे में कोई गड़बड़ कोई घोटाला कर देता, वो घोटाले का वो मेरे पर चिपक जाता। मोदी के राज में तो बिना घोटाले के लोगों को जेल भेज दे रहे हैं, तो कहीं कोई घोटाला कर ही देता, कोई मंत्री संती कर देता, बड़े कारीगर होते, तो पता चला वो मुझ पर चिपक जाता, तो सही इज्जत सही निकल गया। मेरे लिए तो उतना काफ़ी है। लेकिन उत्तराखंड को नुकसान हो गया। उत्तराखंड के कई सवाल हैं जिन सवालों का समाधान के लिए बड़ी ही गंभीर अध्ययन और समझ की ज़रूरत है। मैंने गांव, घर, गाड़, गधेरों से लेकर के दुनिया को, भारत को जो देखा, समझा, उसका जो अध्ययन किया, उस सब के आधार पर मेरे पास उसके समाधान का रास्ता था, और मैं उसी आधार पर मैं जो उत्तराखंडियत या दूसरी बातें करता हूँ वो उसी के आधार पर करता हूँ। तो मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसके उपयोग के लिए आपके पास माध्यम होना चाहिए, और माध्यम सरकार हो सकती है। लोगों ने वो सरकार हमारे हाथ से छीन ली थी। मुझको 3 साल भी और अवसर मिला होता तो आज गैरसैंण से लेकर के पलायन तक के सब समस्याओं के समाधान का रास्ता बन गया होता। जिसको बनाते कोई, वो अनादिकाल तक रहने वाले थोड़ी थे हम, लेकिन भाजपा ने एक झूठ गढ़ा। पहले हमारी सरकार को झूठ के स्टिंग आदि के बल पर बर्खास्त करने का काम किया, हमको गड़बड़ाने का काम किया, फिर ये झूठों के आधार पर हमसे जो है पहल छीन ली, सरकार को छीन ली। बस केवल मुझको ये मलाल है कि हमारी पार्टी ने चीज़ों के महत्व को नहीं समझा। राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को, मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल को महापापी बताया। बिल्कुल, हाँ, सब किया। तो केंद्र सरकार की पहली राजनीतिक हार थी, मोदी जी के नेतृत्व में पहली राजनीतिक हार थी। उस राजनीतिक हार को पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाई राष्ट्रीय स्तर पर। किससे सवाल किया जाए? लेकिन दूसरा जो है, जब हम पर ये आक्रमण हो रहा था, आखिर मैं फ्रंट लाइन बैटर था, किसका बैटर था? किसी को तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना, पार्टी को। तो मेरे ऊपर एक झूठ के अस्त्र से प्रहार किया जा रहा था। कोई ये झूठ बोल रहे भी कहने को पार्टी ने तो जो है भाजपा को जेठ समझ लिया। कहा ही नहीं किसी ने, आज भी नहीं कह रहे। यदि आज भी कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता कहे एक स्वर से कि तुमने झूठ बोला है
जुम्मे की नमाज का, नहीं तो सिद्ध करो। आज कांग्रेस का वर्कर यदि गांव-गांव में ये कह दे कि तुमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोला है, सिद्ध कर दो, तो भाजपा डिफेंसिव हो जाएगी। भाजपा के पास जवाब नहीं है। लेकिन अफसोस है कि आप अपने हाथ में जो राजनीतिक अस्त्र हैं, तो जो अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करता है वो चूक जाता है, वो चूक जाता है। कर्ण ने, उसके बाद अमोघ शक्ति थी, यदि अर्जुन पर जो है पहले ही जो है इस्तेमाल कर दी होती तो कर्ण महाविजयी, महापराक्रमी और महाधनुर्धर होता। वो कर नहीं पाया, वो उसको संभाले रहा और अर्जुन ने उसको मार दिया और अर्जुन महाधनुर्धर हो गया। तो ये तो ऐसी ही है राजनीति के अंदर, पार्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। मेरा अगला सवाल गैरसैंण होने वाला था, अभी आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बीच में आपने 2016 की चर्चा की, तो मैं जानना चाहूँगा उमेश कुमार कौन है, उनका क्या रोल था उस दौर में? उनकी कुंडली केवल भाजपा ने बनाई है, भाजपा ही उसका वर्णन कर सकती है और भाजपा ही के वो गुरु घंटाल हैं, तो ये भाजपा ही बता सकती है। हरीश रावत के उसमें इस तरीके के नामों को जानने की मैं उसमें नहीं पड़ता, तो भाजपा के अपने उनके तारनहार हैं। आप जब ये कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि उमेश कुमार एक तरफ मुख्यमंत्री धामी की बड़ाई करते हैं, तो दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ डटे रहते हैं, उसका क्या कारण? हाँ, त्रिवेंद्र सिंह ने उनको पहचान लिया था, धामी शायद फंसे हुए हैं, या हो सकता है अभी न फंसे हुए हों, इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक उनका इंटरव्यू था लोकसभा, जब पिछला लोकसभा 2024 का था, उसमें वो कहते हैं कि हरीश रावत जी को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, वो अगर मुझे फ़ोन करें तो मैं उन्हें हेलीकॉप्टर दिला देता हूँ। थैंक यू। मैं एक बात है, हेलीकॉप्टर नहीं, यदि पुष्पक विमान भी उनके पास है तो मैं बड़ी दूर से तौबा करूँगा। एक दिन नमस्ते कर बैठा, वो नमस्ते ही मुझको जो है इतनी, भाजपा ने उसी नमस्ते के बहाने मेरी सरकार बर्खास्त कर दी, तो मैं तो वाह बारे 100 गज दूर से नमस्ते। गैरसैंण पहुँचूंगा। गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात दशकों से हो रही है, अब ये बड़बोलापन हो जाएगा। हाँ। मेरे पास ही उसका रोड मैप था और मैंने उस रोड मैप पर काम कर दिया था। देखिए, गैरसैंण वही व्यक्ति राजधानी बना सकता है जिस पर मैदान का भी यकीन हो, पहाड़ का भी यकीन हो, हर वर्ग का यकीन हो। तो वो यकीन केवल मेरे साथ था। मैंने सबको ये विश्वास दिलाया था कि आपके आर्थिक विकास के लिए, आपकी भलाई के लिए गैरसैंण में हम राजधानी कर रहे हैं करके, और लोगों ने मेरे उस तर्क को मान लिया था। और इसलिए ये कब की बात है? ये 2012 की, ये 2015-16 की। उसी के आधार पर हमने विधानसभा भवन बनाया, वहाँ विधानसभा सत्र करवाए और हमने घोषणा की, विधानसभा के अंदर घोषणा की कि राजधानी हमारी गैरसैंण होगी, और हमने कहा 2022 तक हम यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, राजधानी शिफ्ट कर जाएंगे। और सब ने उसका स्वागत किया, सारे लोगों ने स्वागत किया। लेकिन उसके लिए बहुत व्यक्ति को, हर वर्ग का विश्वास अपने साथ जोड़ना पड़ता है। लोगों को लगे, हर व्यक्ति को, वर्ग को लगे कि ये व्यक्ति जो कुछ कह रहा है इसमें ये मेरी भी रक्षा करेगा, मेरा हित भी देख रहा है। तो वो विश्वास हमने लोगों का अर्जित किया था। उस विश्वास के बल पर हमने गैरसैंण को राजधानी बनाने का काम किया था, और वो विश्वास अर्जित करने में लोगों को बहुत समय लगेगा। 2022 के जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद उत्तराखंड कांग्रेस चर्चा कर रही थी कि किसे सीएलपी लीडर बनाया जाना चाहिए। उस समय आपके ही एक साथी जो आपके बड़े प्रिय रहे हैं, हरीश धामी जी, वो अपने एक अलग रूप में थे और वो खुलकर दावेदारी कर रहे थे कि मुझे सीएलपी बनाया जाना चाहिए। शायद बीच में नाराज भी हुए, आपने उनको समझाया। अच्छे लगे, लेकिन सीएलपी किसी और समय आएगा, एक दिन हरीश धामी भी सीएलपी भी होंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट भी होंगे। उनमें बहुत संभावना है, अपार शक्ति है। सबसे बड़ी बात है ऊर्जा है, उसमें फड़क है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। समय का इंतजार उनको भी करना पड़ेगा। राजनीति के अंदर धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। आपने समझाया उन्हें? वो मेरा आदर करते हैं, तो उन्होंने
मेरे विषय में इतनी जानकारियां तो होंगी उनको। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो मौजूदा CLP हैं उनको बनाने का फैसला किसका था? क्या क्योंकि वो तो भाजपा से आए। हमारे वहाँ फैसला लीडरशिप करती है। अच्छा, लीडरशिप करती है, लेकिन ये फैसला ऐसा था जो सबको स्वीकार्य हुआ। प्रीतम सिंह को भी सबको स्वीकार्य हुआ। देखो व्यक्ति अपने को बेहतर समझता है, लेकिन अपने बात किसको बेहतर समझता है? तो यशपाल आर्या दलित चेहरा है, एक सबको उसमें पार्टी का हित दिखाई देता है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है यशपाल आर्या जी को लेकर के कहीं कोई ऐसा। एक सवाल अगर मैं ये पूछूं कि जितने भी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे उसमें आपको छोड़कर आपके बाद किसका नाम आप लेंगे जिनका कार्यकाल अच्छा रहा, बेहतर रहा, जिन्होंने सबका मुझसे ज़्यादा बेहतर रहा, आपसे ज़्यादा बेहतर रहा? अरे मेरे अध्यक्ष रहे, आप मुझको नोटिस दिलवा दोगे, कोई मुझे कल वाला मुझे नोटिस भेज देंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप तुम उसको अनुशासनहीनता में ले आओगे। अच्छा, तो सबका बढ़िया रहा और मेरे कंपैरिजन में बढ़िया रहा। राजनीतिक से जब आपकी समझ और तजुर्बा बहुत बड़ा है तो उतना ही बड़ा आपका प्रशासनिक वो रहा है समझ। मैं अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में, जहाँ का मेरी जन्मस्थली इलाहाबाद, वहाँ पर महाकुंभ हुआ। इतना बड़ा आयोजन था तो कुछ चीज़ें इधर उधर भी हुई, वो आपने खबरों में पढ़ी होंगी। तो अगर आप, चूँकि आपके प्रदेश में भी, आपके हरिद्वार में भी कुंभ जैसे आयोजन होते हैं, अगर आपके यहाँ होता तो आपको क्या लगता है कि कैसी गलतियाँ रही होंगी जिसकी वजह से ऐसे? देखिए, कमियाँ इतने बड़े आयोजन में रह जाती हैं और कुछ घटनाएं हुई हैं और दुखद घटनाएं भी हुई हैं, मगर मैं नंबर्स में नहीं जाता क्योंकि नंबर्स तो हमेशा धोखा देते हैं, लेकिन ये वास्तविक अर्थों में महाकुंभ था और ये सनातन का महाकुंभ है। इसको आप योगी जी का महाकुंभ या मोदी जी का महाकुंभ बनाएंगे तो अत्याचार होगा। अब ये सनातन के अलावा किस में शक्ति है कि इतने करोड़ों लोगों को वहां बांध करके ले आए? और बस थोड़ी सी इतनी कमी रह गई कि सनातन सबको समेटता है। आपने शुरू में कह दिया कि मुसलमान नहीं आने चाहिए, तो अरे धरती में अमृत छलक रहा है तो उस अमृत का सब, वो तो सबका है, देवताओं का अमृत है, उसका पान करने दीजिए ना किसी को। तो ये जो है थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा हर अर्थ में और अच्छा है। और ये हमारे भारत की एक खासियत है। देखिए अभी इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, अब दूसरा जो है तपस्या और इबादत का महीना आ रहा है, दुआओं का महीना आ रहा है, रमजान का। तो आप जगह जगह ईदगाहों में देखेंगे कि एक और दूसरा समुद्र दिखाई देगा। यही तो भारत है। तो इस भारत को इसी रूप में हमको सबको बनाए रखना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये मन को हर्षित करता है। वहाँ की अपार भीड़ भी हमको हर्षित कर रही थी। अब ईदगाहों में जब उमड़ घुमड़ करके नए वस्त्र पहन करके बच्चे छोटे बूढ़े सब उत्साहपूर्वक हंसते खेलते एक दूसरे से गले मिलते लोग दिखाई देंगे तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है। तो ये भारत के जो अलग अलग स्वरूप हैं, यही तो स्वरूप, इसीलिए तो भारत माँ दुनिया के अंदर और माँ नहीं है, एक ही माँ है, भारत माँ। बिल्कुल। जब मैं उत्तराखंड की बात करूं, मैं खुद 10 महीने कार्यक्षेत्र मेरा रहा उत्तराखंड। मैंने उत्तराखंड को बड़े नज़दीक से देखने की कोशिश की 10 महीनों में, ज़्यादा तो नहीं समय मिला। उस 10 महीनों में जब मैं जाऊंगा तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, आपदा प्रबंधन जो मौजूदा सरकारें हैं या पिछली सरकारें रहीं, क्या आपको लगता है कि आपदा प्रबंधन में अभी भी बहुत कमज़ोर है उत्तराखंड? बहुत कमजोरियाँ है। बल्कि मैं तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाता यदि आपदा प्रबंधन में जो है विजय भगवाना फेल नहीं हो जाते। पूरी तरीके से फेल हो गए उनकी गवर्नमेंट। 3-4 दिन तक तो गवर्नमेंट ही नहीं दिखाई दी जब आपदा आई। इतनी बड़ी भूतों न भविष्य, भगवान न करे ऐसी कभी आपदा है। 7,000 लोग मर गए एक ही इसमें जो है, 7,000 से ज़्यादा लोग जो है।
और सारा खंड हो गया उत्तराखंड। तो मैं अपने कैबिनेट को, अपने साथियों को, सबको क्रेडिट देना चाहूँगा कि हमने 1.5 साल के अंदर, जिस उत्तराखंड के लिए लोग कहते थे कि 10 साल तक भी यात्रा पटरी पर नहीं आ सकती, उत्तराखंड पटरी में नहीं आ सकता, हमारे लोगों ने 1.5 साल में वो करके दिखाया। वहाँ अपने ऑफिसर, कर्मचारी सब लगे उत्साहपूर्वक। जो है एक असंभव संभव हुआ। सोनिया जी ने मुझसे जाते वक्त कहा, एक ही उम्मीद है कि आपदा का प्रबंधन ठीक से होना चाहिए और पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम, और हमने 1.5 साल में परफेक्ट रिहेबिलिटेशन, परफेक्ट आपदा प्रबंधन जो है, कोई सवाल नहीं उठा। आज भी कोई नहीं कहता है कि मुझको मदद नहीं मिली करके। जो आपदा पीड़ित हुआ वो चिन्हित किया, उसको मदद की जो है। और कोई व्यक्ति जिसका घर टूटा या चोट लगी ऐसा नहीं रह गया जिस तक सरकार नहीं पहुंची, जिस तक सरकार का हेल्पिंग हैंड नहीं पहुंचा। देखिए, आपदा प्रबंधन एक आर्ट है। जब तक आप पूरी शक्ति के साथ, पूरी टीम आपकी नहीं लग जाएगी और आप भावनात्मक रूप से अपने को उनके साथ नहीं जोड़ेंगे तो आप आपदा प्रबंधन नहीं कर सकते। बहुत बड़ा काम है और इसमें विज्ञान, तकनीक और भावना, समर्पण, सबका समावेश करना पड़ता है। आपको पूरी शक्ति लगानी पड़ती है और हमने शक्ति लगाई जो है। बाकी तो भगवान केदार ने किया, हम कौन है करने वाले, लेकिन उन्होंने किया और सोनिया जी की प्रेरणा ने किया। यदि उनकी प्रेरणा नहीं होती, उनके शब्द रोज मेरे कानों में गूंजते थे जब तक हमने परफेक्टली वो काम नहीं कर दिया। जब केदार यात्रा पर राहुल जी आए तो उसके बाद मैंने चैन की सांस ली। मैंने कहा, भगवान, जो मेरी लीडर ने मुझको काम सौंपा था वो काम पूरा हो गया। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो मैं देख रहा था पिछले दिनों का, तो उस वीडियो में उन्होंने जिक्र किया है कि हरीश रावत जी शायद मेरे से नाखुश रहते हैं या बनती नहीं है, इसलिए कई बार अड़चने डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अड़चने कई बार डाल देते हैं, जैसे उनके चुनाव लड़ने की लोकसभा का नाम अचानक से उठ जाना या उनके प्रदेश अध्यक्ष। तो उनका एक वीडियो आया था ऐसा सामने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो चुनाव लड़ना चाहते थे तो किसने मना किया उनको? हमने तो मना नहीं किया। वो तो उम्मीदवार थे, तो पार्टी चयन करती है ना। लोकसभा का जो उम्मीदवार हरीश रावत थोड़ी चयन करता, पार्टी लीडरशिप करती है। खैर कोई बात नहीं। उन्होंने जो भी कहा, आपको मालूम है कि हमारा उनका रिश्ता क्या है? हाँ, मालूम है ना। सारी दुनिया एक तरफ, पत्नी का भाई एक तरफ। बिल्कुल। तो फिर आप तो इतने नाजुक रिश्ते में सवाल पूछ रहे हैं, तो इतना प्यारा रिश्ता है, तो इसलिए हमारे लिए तो जब आप करण कहेंगे तो एक शब्द ऐसा लगता है जैसे जो है किसी ने मिश्री घोल करके डाल। इतने प्यारे हैं करण मेहरा। ये तो शब्द ही बहुत प्यारा है। अच्छा। तो मुझे नहीं मालूम ऐसा कुछ कहा है, ऐसा नहीं कहा होगा। कभी कभी बच्चे हैं, कुछ कह भी दिया हो तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि पार्टी ने आदेश दिया और पार्टी टिकट देती है, तो पार्टी एक सीट पर मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। ज़्यादा तो मैंने नहीं, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि एक सीट है देहरादून की, जहाँ से एक साहब हैं जो अब पिछली बार तीसरी बार चुनाव हारे हैं, धस्माना साहब। उनको टिकट पिछली बार मिल गई, पहले वो शायद आपके साथ थे, फिर प्रीतम जी के साथ चले गए। उनको बार बार टिकट मिल जाए, और उनकी जो मेरे साथ कभी नहीं रहे। मेरे साथ कभी नहीं रहे, लेकिन पहले मैं कहता था, क्योंकि राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर के गहरे सवाल थे। अच्छा। तो इसलिए मैं संकोच में था उनको टिकट आदि के मामले में। लेकिन जब बाद में मैंने लोगों का आग्रह देखा तो मैंने अपना विरोध अपने तक ही सीमित रख लिया। लेकिन मैं कभी किसी के मैं कभी कोई दुराग्रह नहीं पालता। कि उसी सीट से एक युवा चेहरा दावेदारी पेश कर रहा था जो दिल्ली से वाबस्ता रखता है, वैभव वालिया, उसी सेम सीट से। ऐसा क्या हुआ कि धस्माना जी का नाम किसने आगे बढ़ा दिया? मुझे मालूम नहीं। और वैभव हमारे भतीजे हैं, उनके पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन वैभव के जो अंकल
और दूसरे लोग थे, अंकल डंकल जो थे, वही लोगों ने वहाँ का फैसला किया। मेरा कोई उस फैसले में कोई हाथ नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वैभव जाने और इसमें उनके उड़ जाने। मुझे एक और मैं जो चचा के तौर पर उनका विश्वास होना चाहता, वो विश्वास मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाया। अच्छा, शिकायत है? नहीं, शिकायत नहीं है, अफसोस, शिकायत नहीं है। वही जरूरी थोड़ी है। मेरे बेटे भी मुझ पर कई मामलों में विश्वास नहीं करते, तो वो तो भतीजे हैं। एक और सवाल मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि जब युवाओं की बात हुई है तो पार्टी ने एक युवा को NSUI के एक छोटे से कार्यकर्ता को दे दिया कि जाओ तुम डोईवाला से लड़ लेना। और पता नहीं क्या हुआ कि वो जो लड़का पहुंचा चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ से प्रीतम सिंह जी के एक साथी हैं गौरव, जिनको किसान कांड में भी उसमें भी केसेस लगे, उनको टिकट दे दिया गया रात में। तो युवाओं को मौका देने से क्यों बच रही है कांग्रेस? अब उस पर अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों युवा हैं। लेकिन ये सही है कि जो हमारे उनियाल थे वो भी बहुत होनहार नौजवान हैं, और इसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष है, और गौरव भी बहुत होनहार नौजवान है। तो इसलिए ये दो अच्छे लोगों में एक का चुनाव था, तो इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, वैभव के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने बताया कि ये कैसे वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के व्यंजन को, वहाँ के लोगों को, उत्तराखंडियत को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। राजनीति में 76 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं, अपने साथियों को लगातार मजबूती दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2027 में कांग्रेस वापस आए तो ये आपदा प्रबंधन पर कुछ काम कर पाएँ, कुछ उत्तराखंड के लोगों के लिए काम कर पाएँ। ऐसे ही कहानियों, किस्सों और ढेर सारे इंसाइट्स के लिए आप बने रहिए मेरे नीलांजय और द फ्री प्रेस लाइव के साथ। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।